मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं एसएमएस हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री ने स्पीकर देवनानी से मुलाकात की है। स्पीकर देवनानी का इस वक्त एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल पटना में स्पीकर वासुदेव देवनानी को सीने में दर्द की शिकायत हुई थी और उन्हें उसके बाद पटना में हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पर उनकी स्थिति स्टेबल हो गई। लेकिन फिर डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें आराम करना चाहिए और फिर उसके बाद वासुदेव देवनानी को पटना से जयपुर लाया गया। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्पीकर देवनानी से मिलने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनका हालचाल जाना और स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच की मुलाकात, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे एसएमएस हॉस्पिटल। स्पीकर वासुदेव देवनानी के हालचाल जानने के लिए पहुंचे एसएमएस हॉस्पिटल, जहां पर उन्होंने देवनानी को देखा, उनसे बातचीत की, उनके हालचाल जाने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें जब स्पीकर देवनानी से सीएम ने मुलाकात की। और अब खबर जयपुर से, जहां पर नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक हुई है। होटल आईटीसी राजपुताना में यह बैठक हुई। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बैठक में मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी बैठक में शिरकत करने पहुंचे। विभिन्न राज्यों के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, प्रतिनिधियों समेत नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। पीएम सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम योजना जैसी योजनाओं पर चर्चा की गई। विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। कि राजस्थान को कैसे ऊर्जा के क्षेत्र में हम देश के ऐसे अग्रणी राज्य को बनाएं और उसके लिए जब भी आप दिल्ली पधारते हैं और सहयोग के लिए कहते हैं, हमेशा हमें चाहे वो 2000 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज मिला हो तो आपके सहयोग से, चाहे हमें कुसुम सी योजना हो, कुसुम ए योजना हो, ऐसे कई सहयोग हमें मिले हैं, जिससे ये लगता है कि राजस्थान के प्रति आपका जो सहयोग है और वो डबल इंजन की सरकार का ये नतीजा है। आज हम राजस्थान में कुसुम ये योजना के माध्यम से लगभग 6500 मेगावाट का हमारा जो टारगेट है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। कुसुम सी योजना में 5500 मेगावाट और उसके साथ साथ हमने हेम योजना के भी टेंडर किए हैं, जिसमें हमें सफलता मिलेगी और 1000 हमारा रूफटॉप सोलर का भी हेम योजना में हमने टेंडर किए हैं। तो लगभग 17000 मेगावाट का सोलर के प्रक्रियाधीन है, टेंडर कर लिए गए हैं, कुछ अवार्ड भी कर दिए गए हैं। और ये राजस्थान में इतनी बड़ी मात्रा में जब सोलर के लिए हम प्रयास कर रही है सरकार, तो मुख्यमंत्री जी माननीय भजनलाल जी शर्मा का ये सपना है कि मेरे किसानों को हम दिन में बिजली दें। कि राजस्थान को कैसे, हमें ऊर्जा के क्षेत्र में हर राज्य कैसे निर्भर हो सकता है, इसलिए मैं सभी हमारे राज्यों के पधारे मंत्रीगण, भारत सरकार एवं विभिन्न राज्यों के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस रीजनल वर्कशॉप में आप सभी के साथ अक्षय ऊर्जा के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी आवश्यकता तो पूरा करेगा ही, लेकिन आने वाले समय में राजस्थान पूरे देश को ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेगा और पूरे देश के लिए ऊर्जा देगा। क्योंकि हमारे पास जिस तरह से अभी हमारा राइजिंग राजस्थान हुआ, राइजिंग राजस्थान में हमारा 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा 26 लाख करोड़ रुपए के हमारे बिजली ऊर्जा के क्षेत्र में हुए हैं। हम समझ सकते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरह से आपने अपने विचार, गणमान्य व्यक्तियों ने विचार रखे हैं, आदान प्रदान के लिए एक विशेष अवसर मिला है,
ऊर्जा किसी भी देश के विकास का मूल आधार है। ऊर्जा उपलब्धता औद्योगिक विकास, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करती है। इसके बिना किसी भी आधुनिक समाज की कल्पना आज के संदर्भ में अधूरी है। ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा के दक्ष उपयोग, नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने और नई ऊर्जा नीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है। वहीं जयपुर से खबर है, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। पर्यटन, पुरातत्व और आमेर विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में पर्यटन शासन सचिव रवि जैन, पर्यटन आयुक्त वीपी सिंह, आरटीडीसी एमडी सुषमा अरोड़ा और पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशक पंकज धरेंद्र, आमेर विकास प्राधिकरण के सीईओ समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। शासन सचिवालय के मीटिंग हॉल में बैठक आयोजित की गई। तो आज डिप्टी सीएम दिया कुमारी के अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक, राजधानी जयपुर के टूरिज्म को लेकर ये बैठक हुई है और इसमें शासन सचिवालय के मीटिंग हॉल में बड़ी संख्या में अधिकारी पहुंचे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को उन्होंने रिपोर्ट किया है। वहीं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा का परिणाम आज शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के जरिए जारी किया गया। इस बार नवाचार करते हुए कॉपियों की जांच डिजिटल माध्यम से की गई, जिसके कारण कॉपियां जांचने में आसानी हुई। आपको बता दें कि कक्षा 10 और 12वीं स्ट्रीम 2 और पूरक परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। इस मौके पर बेहतरीन काम करने वाले 23 शिक्षकों को मंत्री मदन दिलावर के जरिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। यानी बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान नहीं हुआ, वो घर बैठे बैठे अपनी पुस्तिका जांच पाए। मैं हमारे ओपन स्टेट स्कूल के अधिकारियों को, निदेशक को और शासन सचिव और सचिव हैं, उन सबको बधाई देता हूँ। उन्होंने नवाचार करके एक बहुत अच्छा काम किया है, जिससे सरकार की धनराशि की बची है। तो स्कूलों में जो पढ़ाई में व्यवधान होता था, क्योंकि बहुत सारे अध्यापकों को इसमें लगाया जाता था, वो भी बच्चों को जो पढ़ाई में व्यवधान होता था उससे ही बचत हुई है। यानी बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान नहीं हुआ, वो घर बैठे बैठे अपनी पुस्तिका जांच पाए। वहीं जयपुर से खबर है, जहां स्वास्थ्य विभाग में बैकडेट में किए जा रहे हैं ट्रांसफर। बैकडेट में 24 कार्मिकों का ट्रांसफर हुआ है। 2 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का तबादला हुआ, 18 नर्सिंग ऑफिसर और 4 एएनएम का तबादला हुआ। निदेशक ने जारी किया आदेश। स्वास्थ्य विभाग में बैकडेट में किए जा रहे ट्रांसफर और बैकडेट में 24 कार्मिकों का ट्रांसफर हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में बैकडेट में ट्रांसफर किए जाने की खबर, जिसमें जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का तबादला किया गया है और 4 एएनएम का भी तबादला किया गया है। अब खबर झुंझुनू की खेतड़ी से है, जहां पर जिला बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि संघर्ष समिति ने एसडीएम कार्यालय के सामने पूर्व विधायकों का पुतला फूका। जानकारी के अनुसार विधायकों ने नीम का थाना जाकर जिला बनाने की मांग की थी। वहीं खेतड़ी को जिला बनाने की बात अब तक सामने नहीं आई, जिसके बाद अब तहसीलदार को खेतड़ी जिला बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। खेतड़ी काफी समय से खेतड़ी को जिला बनाने की मांग चल रही थी। खेतड़ी विश्व प्रसिद्ध है, शिक्षा नगरी है, मंदिरों की नगरी है, विवेकानंद नगरी है, ताम्र नगरी है, एक ऐतिहासिक शहर है। लेकिन कई वर्षों से इसकी मांग को ये राजनीतिक द्वेषता समझो, कुछ भी समझो, लेकिन इसके साथ हमेशा गद्दारी हुई है। प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व रहा है और जिले के सभी मापदंड भी ये पूरे करती है। लेकिन यहाँ का स्थानीय नेतृत्व जो समय समय पर जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी इस बात को उठाने की, उन्होंने न केवल आवाज को उठाने में कोताही बरती, बल्कि नीम का थाना का साथ दिया और उसका खेतड़ी की आम जनता में कड़ा। वहीं अनूपगढ़ के रामसिंहपुर से खबर है, जहां स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे थानाधिकारी और बच्चों को साइबर फ्रॉड की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। ऑनलाइन गेमिंग और फेक लिंक से दूर रहने की हिदायत भी दी गई। साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत थाने में सूचित करने की सलाह दी गई। यातायात नियमों की जानकारी देते हुए पालन करने के लिए भी जागरूक
किया गया। तो अनूपगढ़ पहुंचे थानाधिकारी साइबर फ्रॉड की जानकारी देते हुए स्टूडेंट्स को ऑनलाइन की किस तरीके से फ्रॉड होते हैं इसकी जानकारी दी। बच्चों को फेक लिंक से दूर रहने की सजा दी गई, जानकारी दी गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर जागरूकता अभियान चलाया गया और यातायात नियमों की जानकारी देते हुए पालन करने के लिए जागरूक किया गया। राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में कई संभाग और जिले बनाए थे, लेकिन बीजेपी की सरकार ने पुनः अध्ययन के बाद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ललित के पवार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। कमेटी की रिपोर्ट के बाद नए संभागों और जिलों का निर्धारण किया गया। इस दायित्व को निभाने वाले ललित के पवार आज जोधपुर संभाग के दौरे पर रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने सभी जनप्रतिनिधियों, चाहे सांसद हो, विधायक हो या फिर 150 से अधिक लोगों के डेलीगेशन के प्रतिनिधियों के अलावा सभी की बात को सुना और उसके बाद जिला कलेक्टर से लेकर आईजी, पुलिस और जमीनी स्तर के लोगों से चर्चा की और मंथन किया। उसके बाद धरातल स्तर और परसों तक मैंने अपने अनुभव को ध्यान में रखकर रिपोर्ट सबमिट की। खुशी है कि सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के साथ में फैसला लिया। मेरा ये मानना है कि मैं लगभग 45 सालों से एक राजस्थान का बेटा होने के नाते, रेगिस्तान का बेटा होने के नाते मुझे सौभाग्य मुझे मिला आईएएस में सेवा में काम करने का। तो मेरा ये मानना है कि जितना मुझे राज्य की सेवा ने और राजस्थान की जनता ने और राजस्थान ने दिया, तो जितना मैं लौटा सकूं उतना लौटाऊं। तो जब मुझे ये सौंपी गई जिम्मेदारी संभागों के, जिलों की रिव्यू की, तो मैंने लगभग सभी जिलों का फिजिकली जाके खुद अध्ययन किया, कलेक्टर साहिबान से, कमिश्नर साहिबान से, आईजी साहिबान से, एमपी साहिबान, एमएलए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अलवर की प्रसिद्ध सिलीसेट झील इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। झील में हजारों की संख्या में मगरमच्छ मौजूद हैं जो सर्दियों के दिनों में धूप सेकने के लिए झील से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार यहाँ सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। वहीं असामाजिक तत्वों के जरिए मगरमच्छों को काफी नुकसान पहुंचता है, जिसके चलते कई बार मगरमच्छों को हानि भी पहुंचती है, जिस पर प्रशासन के जरिए होमगार्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मेले का आयोजन किया गया। मेला इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास में आयोजित हुआ। इस मौके पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मेले का जायजा लेने पहुंचे और साथ ही मंत्री मदन दिलावर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत भी की। पाकिस्तान के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर अपनी बेटी की शादी हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं। आज जैसलमेर से बारात आएगी, उनकी बेटी की शादी होगी और शादी के कार्ड भी रिश्तेदारों में बांटे गए हैं। ये शादी चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि जिस परिवार ने अपनी बेटी की शादी यहां करने का निर्णय लिया वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भी छोड़कर यहां पर आए हैं। हालांकि गणपत सिंह सोडा के परिवार के सदस्यों को अभी तक भारत की नागरिकता नहीं मिली है। काफ़ी फ़र्क है यहाँ पे, मतलब लड़कियाँ घूम सकती है, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ सब मतलब लड़कियाँ एक मतलब बंद करके रखते हैं, वहाँ पे ज़्यादा बाहर नहीं निकालते करते, ऐसे में लगता नहीं है। हम एक्चुअली हमारे वहाँ एक गोत्र है सोडा राजपूत, तो उसमें तो हमारे शादी हो नहीं पाती है बच्चों की, तो इसलिए हमें यहाँ इंडिया आना पड़ता है और बच्चों की सबकी शादी यहीं करनी पड़ती है। वहीं कोटपुतली के बहरोड में उप कारागृह का औचक निरीक्षण किया गया, जिस पर एएसपी ने बताया कि निरीक्षण नियमित प्रक्रिया है जो कि हर माह में की जाती है। वहीं उप कारागृह में बैरक का निरीक्षण किया गया, जिसके चलते बंदियों से पूछताछ भी की गई, जिसमें किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इस दौरान उपखंड अधिकारी, सदर थानाधिकारी, जेलर समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। हमारी नियमित प्रक्रिया है। प्रत्येक महीने में एक निरीक्षण हमारे द्वारा किया जाना निर्धारित है। तो आज इसी क्रम में पुलिस प्रशासन द्वारा बहरोड सब जेल का निरीक्षण किया गया है और सभी बैरक्स को चेक किया, सभी बंदियों को चेक किया, उनसे वार्ता की गई है। ऐसी कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो भी जेल प्रशासन को हमारे द्वारा दिए। वहीं अलवर के रामगढ़ में पटवार संघ का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पटवारियों ने कहा कि मांगों को लेकर
सरकार से इस बार आर पार की लड़ाई है। वहीं राजस्व विभाग के संबंधित कार्यों में रोड़ा अटक गया है और दूसरी ओर पटवारियों से कार्य करवाने के लिए किसान भटक रहे हैं, लेकिन हड़ताल के कारण उनको बेरंग लौटना पड़ रहा है। राजस्थान पटवार संघ की तरफ से अनवरत लगातार जारी ये धरना आज इसका 9वां दिन है और इसके संदर्भ में हमने जो है कल पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालयों पर भी जो है एक विरोध प्रदर्शन रैली सरकार के खिलाफ हमने निकाली थी, लेकिन उस विरोध प्रदर्शन रैली के बावजूद भी और 9वां दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से आज दिनांक तक कोई सही रुख अख्तियार नहीं किया जा रहा है और राजस्थान पटवार संघ पूरी मुस्तैदी के साथ और आर पार की लड़ाई के मूड में मैदान में है। सारे राजस्थान का पटवारी हड़ताल पर है और पूरा आमजन परेशान है, लेकिन सरकार ना तो आमजन की सुध ले रही है ना अपने कर्मचारियों की सुध ले रही है और सरकार जब तक हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तब तक हम इसी वहीं जयपुर जिला कलेक्ट्रेट से खबर है, जहां मंत्रालय कर्मचारियों का आधे दिन का कार्य बहिष्कार, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर नारेबाजी भी की गई। विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। तहसीलदार पद पर मंत्रालय संवर्ग का कोटा यथावत रखने के समेत कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जयपुर में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर नारेबाजी, मंत्रालय कर्मचारियों का आधे दिन का कार्य बहिष्कार भी यहां पर देखने को मिला। वहीं टोंक के निवाई में अवैध मादक पदार्थ अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। परिवहन में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों से 403 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम जब्त किया है, साथ ही लाखों रुपए भी बरामद किए गए हैं। और अब खबर जैसलमेर के रामदेवरा से है, जहां पर जोधपुर रेंज आईजी रामदेवरा पहुंचे। उनका समाधि समिति की तरफ से स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस दौरान आईजी ने जन जन के आराध्य देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए और देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की, जिसके बाद उन्होंने पवित्र और ऐतिहासिक राम सरोवर तालाब का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। नर्सिंग भर्ती 2023 का मामला अनुभव सत्यापन और बाहरी राज्यों की डिग्री जांच के कारण होल्ड पर रहे अभ्यर्थियों के होल्ड पर रहे निस्तारण के लिए प्रदर्शन हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में शिफू के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थी। 6 दिसंबर 2024 को जारी हुआ था अंतिम परिणाम। 1013 अभ्यर्थियों को होल्ड पर रख दिया गया था। अब शिफू की कार्यशैली को लेकर अभ्यर्थियों में खास नाराजगी है। 53 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक भर्ती एजेंसी के जरिए नहीं लिया जा रहा कोई भी एक्शन। होल्ड वाला मामला सॉल्व करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। होल्ड का मामला नहीं सुलझाने के कारण नाराजगी देखी जा रही है। में अभ्यर्थी है 1033 है ना। टोटल 8000 की भर्ती थी, उसमें 7000 को तो परमानेंट पोस्टिंग मिल गई है और हम 1033 अभ्यर्थी है जिनको होल्ड पे रोका गया। किसी कारणवश रोका, उसका अभी तक कोई लेटर जारी नहीं हुआ है ना। और सीपू में हम कम से कम 15-20 बार जाके आ गए। बार बार हमारे को यही बोला जा रहा है कि आपका काम चल रहा है 20 तारीख तक लेटर जारी हो जाएगा, लेकिन सर अभी तक जारी नहीं हुआ है। इस वजह से हमने अभी अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट किया है। जब तक हमारा लेटर जारी नहीं होगा तब तक हम यही धरने पे बैठे रहेंगे। मेरे पति ये नर्सिंग कर्मचारी 2023 की भर्ती, वो बार सीपू के ये कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि 20 तारीख को लेटर जारी किया जाएगा। अभी तक कोई नहीं तो आश्वासन से। वहीं दौसा में सिकंदरा पुलिस ने एक अवैध मादक पदार्थ बेचने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की है। सिकंदरा थाना प्रभारी अशोक चौधरी ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो वह संतुष्ट पूर्ण जवाब नहीं दे सका और युवक की जांच पड़ताल की तो युवक के पास से 5 ग्राम 54 मिलीग्राम अवैध स्मैक मिला। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। दौसा के सिकराय में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। अवैध मादक पदार्थ बेचने वाले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। चित्तौड़गढ़ में 2 टीचर्स के अश्लील वीडियो मामले में दिलावर का बड़ा बयान सामने आया है। दोनों टीचर्स को बर्खास्त किया गया है। दिलावर ने कहा
दोनों टीचर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें, 2 टीचर्स का एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है और इसे लेकर अब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, शिक्षा मंत्रालय ने कार्रवाई करते हुए दोनों टीचर्स को बर्खास्त कर दिया है। एक स्कूल में इस तरह की हरकत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जा सकती है और स्कूल का ये सीसीटीवी फुटेज, दोनों टीचर्स को बर्खास्त किया जा चुका है। मदन दिलावर का बयान। देखा होगा चित्तौड़ में 2-3 दिन पहले की घटना है। उस घटना, एक स्कूल में प्रेम प्रसंग चल रहा था, आप सबने देखा और दिखाया लोगों को। उसकी ज्यादा वर्णन में नहीं करना चाहता। उनको हमने बर्खास्त कर दिया है। अब बर्खास्त कर दिया है, हमने उसको सस्पेंड करके तुरंत जो सुनवाई होनी थी, जो विधि की प्रक्रिया अपनानी थी, वो अपनाते हुए हमने उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया है। जिसमें अरविंद नाथ व्यास है, जो लेवल 2 के हमारे टीचर थे, और एक सालेरा गांव है चित्तौड़ जिले का, उसे पढ़ाते थे। इसलिए कांता पंड्या को भी हमने बर्खास्त कर दिया है। तो शिक्षकों का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, क्योंकि इस तरह की हरकत शिक्षा संस्थान में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जा सकती और शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। और चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर राज्य मंत्री के विश्नोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 98% जमीनों का आवंटन, टेंडरिंग प्रोसेस, हर चीज प्रक्रिया में जमीन पर उतर रही है। युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, श्रमिकों का, चारों वर्गों का ध्यान रखते हुए शानदार जानदार बजट की घोषणा। इन सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए प्रथम वर्ष में जो आज तक कभी भी संभव नहीं हो पाया, वो भी आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने कर दिखाया। राइजिंग राजस्थान जैसा महत्वपूर्ण विषय, सिर्फ राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का हाथ से तो शुभारंभ, और 35 लाख करोड़ का फेसलेस जो पोर्टल बना करके एमओयू साइन किए गए, ये अपने आप में एक इस टेक्नोलॉजी युग का, डिजिटल जमाने का एक बेहतरीन उदाहरण भी पेश किया। और उनकी भी मॉनिटरिंग, जमीन पर कैसे उतरे, ऐसे उत्कृष्ट कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इधर हमारे विधानसभा के साथी मित्र लगातार कुछ न कुछ पिछले 1 वर्ष में, चाहे वो विधानसभा होड़ मच चुकी है, कुछ ना कुछ बोलना है। उनके पास जब विषय की कमी आ गई तो उनको भारतीय जनता पार्टी के एक विकास पुरुष के रूप में काम कर रहे मुख्यमंत्री जी के लिए अपशब्द बोलना, हर समय कुछ ना कुछ उल्टी बातें करना, उनके पास तथ्यात्मक कुछ बातें ना रह गई है। उनके पूर्ववर्ती जो कार्यकाल के अंदर 200 मुख्यमंत्री घूम रहे थे राजस्थान में, होटलों में सरकारें चल रही थी। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के अंदर लोगों की चिंता न करके सरकारें बचाने की चिंताएं चल रही थी। मैं मेरी तरफ से ये भी सलाह देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत देकर के प्रदेश की जनता ने जयपुर में भेजा है। किस तरीके से कुशल प्रबंधन से सरकार को चलाना है, लोगों के हित में कार्य करने, ये सलाह विपक्ष के साथियों से नहीं चाहिए। वो लगातार अपनी टिप्पणियां करते जा रहे हैं। मेरे को याद आ रही है वो फिल्म गजनी, ये जो उपचुनाव हुए, इन उपचुनावों के अंदर जो वोटों की चोट जनता ने मारी, तो मेरे को लगता है कि उस गजनी के किरदार को
शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था। तो अभी तक तो मैं कहना चाहूंगा डोटासरा जी को कि मेरे को लग रहा है आप भी गजनी अंकल बन गए हैं। सिर्फ 13 महीने पुराना इतिहास आप भूल चुके हैं कि आप लोगों की सरकार थी, किस तरीके का नेतृत्व आप लोग कर रहे थे। तो मैं गजनी अंकल से मेरा सुझाव है कि बिल्कुल सोच समझ करके अपनी बयानबाजी भी करें और हमारे विकास पुरुष आदरणीय भजनलाल निभाने का जो ये सिलसिला चला रखा है, ये ठीक आदत का हिस्सा नहीं है। ऐसा ही मेरा उनसे सुझाव है। देखिए, जो भी एमओयू साइन किए गए हैं, जिस दिन से एमओयू साइन हुए, अलग अलग जिले से, अलग अलग डिपार्टमेंट से उन निवेशकों के पास में फोन जाना, उनकी मीटिंगें, ये सारा सिलसिला उसी समय से चालू हो चुका है। अब तो कदम काफी आगे बढ़ चुके हैं कई निवेशकों का। जैसे कि आपको थोड़े दिन पूर्व 1000 करोड़ से ऊपर की मॉनिटरिंग आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। 100 करोड़ से नीचे वाला जिला स्तर पर, ये अलग अलग स्तर पर बांट करके इस काम को किया जा रहा है और आपको इसका पूरा रिपोर्ट कार्ड हम समय समय पर बताएंगे। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर 11 तारीख को राइजिंग राजस्थान का मॉनिटरिंग और आप लोगों को सूचना देने का उन्होंने आपको बोला है। मैंने आपको बताया ना, हम आपको समय समय पर पूरी इसकी तथ्यात्मक जानकारी देंगे। मैंने आपको अभी वापस बताया है कि हर 11 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आपको इस बारे में जानकारी देंगे। देखिए, ईआरसीपी की भी विस्तृत चर्चा विधानसभा में भी हुई है। आपने और हमने सबने मात्र 9 दिन के अंदर दूसरी बार प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारे और किस तरीके से राजस्थान प्रदेश के अंदर चारों तरफ से जल की कैसे सुविधा की जाए, किस तरीके से की जाए, आपने और हमने सबने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जल शक्ति मंत्री जी को, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हमारे मोहन जी यादव साहब को और हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को आपने एक जो संगम होते हुए मंच पर देखा, वो खुद में संपूर्ण है। कार्य प्रगति पर है। आपको हर चीज हम समय समय पर सही सूचना बताएंगे। मैं आपको फिर से बोल चुका हूं, आप इसी बात को पलट करके पूछ रहे हैं। हम आपको हर महीने की 11 तारीख को इसकी डिटेल रिपोर्ट भेजेंगे। अभी आप जो 11 का बार बार मेरे से पूछ रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूं कि अभी तक जो जितने भी एमओयू 35 लाख करोड़ के साइन हुए हैं, उनके अंदर लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास, 2,23,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा अभी तक जो मेरी सूचना में है वो अभी तक जमीन पर उतर चुका है। लेकिन फिर भी आपको अलग अलग क्षेत्र के जितने भी एमओयू है वो आपको हम समय समय पर सूचना बताएंगे। आपको हम जो बता रहे हैं वो सारी सूचना आपको स्वयं मुख्यमंत्री जी इस विषय पर हमेशा देंगे। आप सऊदी अरब गए थे, सऊदी अरब का भी डेलीगेशन आया था, क्या उसके साथ साइन हुआ या बैरंग? एक बहुत बड़ी टीम सऊदी अरब से यहाँ पर आई। उन्होंने कुछ लाखों करोड़ों के अलग अलग विषय के एमओयू भी साइन किए हैं और भी उनसे कई विषय पर चर्चा चल रही है। एक फिर से बड़ा डेलीगेशन यहाँ पर निवेशकों का एक डेलीगेशन इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री के साथ में बहुत जल्द हिंदुस्तान आने वाला है, स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स के साथ में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सुशासन की सरकार है। कोई भी कार्य जिनके अंदर अनर्गल आरोपों की मैं चर्चा ना करूंगा, लेकिन हर काम किस तरीके से व्यवस्थित पारदर्शी तरीके से किया जाए उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है।